उनकी लेखनी, उनके भाषण और उनकी सोच अंग्रेजों की आंखों में खटक चुकी थी। वो समझ चुके थे कि अगर ये हमारे लिए घातक होने वाला है। सावरकर को महीनों तक अकेली संकरी कोठरी में रखा गया, जो लगभग 10 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी थी। इतनी जगह कि एक इंसान ठीक से लेट भी ना सके। कांग्रेस का तर्क था कि जो व्यक्ति माफी मांगकर रिहा हुआ उसे स्वतंत्रता संग्राम का नायक नहीं कहा जा सकता। भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसे भारत ने वीर सावरकर कहा, लेकिन कांग्रेस ने माफी वीर सावरकर। एक ऐसा इंसान जिसने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा, काला पानी की यातनाएं झेली और फिर इतिहास के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। ये कहानी है विनायक दामोदर सावरकर की। एक क्रांतिकारी, एक विचारक, एक कैदी और एक ऐसा चेहरा जिस पर आज भी भारत की राजनीति दो राय रखती है। आज की ये कहानी ना आपको आदेश देगी कि क्या मानना है, ना बताएगी कि क्या ना माने। ये बस इतिहास के पन्ने खोलेगी और फैसला आप पर छोड़ेगी, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो सोचने पर मजबूर करती हैं। नमस्कार, मैं गीत। 28 मई 1883 महाराष्ट्र के नासिक जिले के छोटे से गांव बुगुर में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया विनायक दामोदर सावरकर। जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का सिकंजा कसता जा रहा था, लेकिन इस बच्चे की परवरिश आजादी की कहानियां, मराठा वीरता की गाथाओं और शिवाजी की तलवार की स्मृतियों के बीच हुई। सावरकर का बचपन साधारण नहीं था। कम उम्र में ही माता पिता का साया उठ गया, जिम्मेदारियां जल्दी आईं और शायद यहीं से उनके भीतर संघर्ष सहने की क्षमता जन्म लेने लगी। बचपन में वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो सवाल करते थे। स्कूल में रहते हुए उन्होंने साथियों के साथ एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम था मित्र मेला, जहां देशभक्ति, बलिदान और विरोध पर चर्चा होती थी। ये खेल नहीं था, ये भविष्य की झलक थी। पुणे के फर्गुसन कॉलेज में बैचलर्स ऑफ आर्ट की पढ़ाई के दौरान सावरकर की पहचान तेज दिमाग और तेज जवान वाले छात्र के रूप में हुई। इतिहास, राजनीति और फिलॉसफी तीनों में उनकी गहरी रुचि थी। वे केवल अंग्रेजी शासन की आलोचना नहीं करते थे, बल्कि उसके खिलाफ रास्ते तलाशते थे। कॉलेज में पढ़ते दौरान जो उन्होंने मित्र मेला संगठन बनाया था, उसका नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया गया। यहीं उन्होंने 1857 की क्रांति पर लिखना शुरू किया, एक ऐसा विषय जिसे अंग्रेज दबा कर रखना चाहते थे। देश की पहली क्रांति जिसमें मंगल पांडे ने बंदूक उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। उच्च शिक्षा के लिए सावरकर लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई शुरू की। वो बैरिस्टर बनना चाहते थे, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई का सफर नहीं था, ये वैचारिक टकराव का मैदान था। लंदन में वो इंडियन हाउस से जुड़े, जहां भारत के युवा क्रांतिकारी खुलेआम आजादी की बात करते थे। यहाँ सावरकर ने कलम भी उठाई, विचार भी गढ़े और युवाओं को बताया कि आजादी भीख से नहीं, संघर्ष से मिलती है। उनकी लेखनी, उनके भाषण और उनकी सोच अंग्रेजों की आंखों में खटक चुकी थी। वो समझ चुके थे कि अगर ये हमारे लिए घातक होने वाला है। 1909 में मोर्ले मिंटो सुधारों के खिलाफ कथित साजिश रचने और भारत में सशस्त्र विद्रोह से संबंध रखने के आरोप में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें भारत लाया जा रहा था, तो इसी दौरान उन्हें मार्शल
फ्रांस की शिप से समुद्र में कूदकर भागने की ऐतिहासिक कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए, जिसके लिए उन्हें 1911 में अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल यानी काला पानी में उन्हें 2 आजीवन कारावास यानी 50 साल की सजा सुनाई गई। सेल्युलर जेल तो ये केवल जेल नहीं थी, ये इंसान को तोड़ने की अंग्रेजी व्यवस्था थी, जिसे उस समय काला पानी कहा जाता था। सावरकर को महीनों तक अकेली संकरी कोठरी में रखा गया, जो लगभग 10 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी थी। इतनी जगह कि एक इंसान ठीक से लेट भी ना सके। वहां पर दूसरे इंसान के होने का पता भी नहीं चलता था। रोशनी की उम्मीद भी नहीं नजर आती थी। ना कोई बातचीत, ना किताबें, ना अखबार, केवल खामोशी और अंधेरा। ये सजा शरीर से ज्यादा मन को तोड़ने के लिए थी। दिन भर कैदियों से सरसों और नारियल का तेल निकलवाया जाता था। भारी लकड़ी उठवाई जाती थी, बिना आराम, बिना रहम के। थोड़ी भी ढील कर कोड़े और दंड तय थे। काम करते समय भी उनके हाथों से हथकड़ियां और पैरों से बेड़ियां नहीं हटाई जाती थी। खाने के नाम पर सड़ा हुआ चावल, पतली दाल, गंदा पानी और इलाज तो लगभग ना के बराबर। बीमारियां फैलती रहती थी और कैदी बीमारियों से मरते रहते थे। दिन भर सावरकर को अपमानित किया जाता था, मानसिक उत्पीड़न किया जाता था, जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। इन सारी चीजों से परेशान होने के बाद सावरकर ने अंग्रेजों को 3 याचिका लिखी, जिसमें उन्होंने अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी और भविष्य में राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने की बात कही। लेकिन ये कोई आत्मसमर्पण नहीं था, ये एक रणनीतिक फैसला था। सावरकर ये भली भांति समझ चुके थे कि अगर वो काला पानी की इस अंधेरी कोठरी में सालों तक पड़े रहे तो वो ना लिख पाएंगे, ना सोच पाएंगे और ना ही देश के लिए किसी भी तरह की वैचारिक या क्रांतिकारी भूमिका निभा पाएंगे। काला पानी की सजा कोई साधारण कारावास नहीं थी। ये ऐसी सजा थी जिसका उद्देश्य सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को तोड़ना था। आज तक स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी भी कांग्रेस नेता या क्रांतिकारी ने इस स्तर की लगातार योजनाबद्ध और अमानवीय यातनाएं इतने लंबे समय तक सही हों। ये सच है कि काला पानी की सजा हर किसी के बस की बात नहीं। ये केवल साहस नहीं, असाधारण मानसिक दृढ़ता की परीक्षा थी। लेकिन जैसे ही सावरकर की रिहाई की संभावना बनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस का तर्क था कि जो व्यक्ति माफी मांगकर रिहा हुआ उसे स्वतंत्रता संग्राम का नायक नहीं कहा जा सकता। यहीं से माफी वीर सावरकर जैसा शब्द राजनीतिक हथियार बना दिया गया। लेकिन ये आधा सच था और आधा सच अक्सर पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। असल डर कुछ और था। सावरकर की रिहाई से कांग्रेस को ये आशंका थी कि कहीं वो कांग्रेस से अलग एक स्वतंत्र वैचारिक और संगठित राष्ट्रवादी धारा खड़ी ना कर दे। एक ऐसी धारा जो सशस्त्र संघर्ष, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और वैचारिक स्पष्टता पर आधारित हो। कांग्रेस जानती थी कि अगर सावरकर खुले मैदान में आए, लिखना शुरू किया, संगठन खड़ा किया और जनता से सीधे संवाद किए तो सत्ता की राजनीति उनके हाथों से फिसल सकती है। इसलिए एक रणनीतिक रिहाई को नैतिक अपराध बना दिया गया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने वो सजा सही जिसकी कल्पना से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे सिर्फ एक शब्द से खारिज कर दिया गया, माफी वीर। 1924 में सावरकर की रिहाई हो गई, करीब 14 साल की कैद के बाद। लेकिन ये पूर्ण आजादी नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने सख्त शर्तें लगाई कि वो रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं जा सकते थे। राजनीतिक गतिविधियों पर नजर थी और सार्वजनिक आंदोलनों से दूरी अनिवार्य थी। इन्हीं सीमाओं के भीतर सावरकर ने अपना रास्ता चुना, विचारों का रास्ता। रत्नागिरी में रहते हुए सावरकर ने छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया। मंदिर प्रवेश, सामूहिक भोज और सामाजिक समानता ये उनके काम के केंद्र बने।
उनका मानना था राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक समाज भीतर से बटा हो। प्रत्यक्ष राजनीति पर रोक के कारण सावरकर ने लेखन को हथियार बनाया। यहीं उन्होंने इतिहास, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद पर तेज और स्पष्ट विचार रखे, जिन्होंने आगे चल के हिंदुत्व की वैचारिक रूपरेखा को आकार दिया। हालांकि खुली राजनीति वर्जित थी, फिर भी सावरकर ने युवाओं के साथ बौद्धिक प्रशिक्षण और अनुशासन पर काम किया ताकि समाज संगठित हो, आत्मविश्वासी बने। ये दौर खुले आंदोलन का नहीं, नींव रखने का था। 1937 में प्रतिबंध हटने के बाद सावरकर सक्रिय राजनीति में लौटे और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। यहां से उनका फोकस रहा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संगठित समाज और वैचारिक स्पष्टता। ये धारा कांग्रेस के मुख्य धारा से अलग थी और यहीं से राजनीतिक टकराव और तेज हुआ। रिहाई के बाद सावरकर कांग्रेस के नेतृत्व और गांधीवादी मार्ग के विचारी रूप से अलग रहे। जहां कांग्रेस अहिंसा जन आंदोलन पर जोर देती थी, वहीं सावरकर सांस्कृतिक एकता और संगठन को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। 1942 में जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तो सावरकर ने इसका समर्थन नहीं किया। उनका तर्क था, दूसरे विश्व युद्ध के बीच बिना विकल्पी शक्ति तैयारी के उग्र आंदोलन राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। यही रुख उन्हें कांग्रेस से और दूर ले गया और आलोचना बढ़ गई। 1947 में देश आजाद हुआ, पर विभाजन के घावों के साथ। सावरकर ने विभाजन का कड़ा विरोध किया और इसे राष्ट्रीय विफलता बताया। उनकी राजनीति अब मुख्य धारा सत्ता से बाहर थी, लेकिन वैचारिक बहस के केंद्र में बनी रही। इसके बाद हुई राष्ट्र की सबसे बड़ी हलचल। 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी की हत्या। जांच में सावरकर पर साजिश का आरोप लगा, मुकदमा भी चला। अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कानूनी तौर पर निर्दोष बताया गया, लेकिन राजनीतिक और नैतिक बहस कभी थमी नहीं। यहीं से उनकी छवि स्थायी विवाद में बदल गई। मुकदमे के बाद सावरकर धीरे धीरे सार्वजनिक राजनीति से अलग होते गए। स्वास्थ्य गिरा, जीवन एकांत में सिमटता गया। उन्होंने लिखा, सोचा और अपने विचारों पर अड़िग रहे। 26 जनवरी 1966 सावरकर का निधन हुआ। वे सत्ता में नहीं थे, पर बहसों में थे और आज भी हैं। सावरकर को कोई क्रांतिकारी विचारक मानता है तो कोई विवादित राजनेता। सच ये है, वो सरल नायक नहीं थे, वो ना ही एक पंक्ति में सिमटने वाला इतिहास। कुछ लोग इतिहास में विजेता बनकर जाते हैं और कुछ इतिहास को ही बहस बना देते हैं। इनमें से सावरकर दूसरे थे।